वेलकम एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू सीरीज में, जहां हम कवर कर रहे हैं 49 इयर्स के एमसीक्यूज, स्पेशली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन वाले। तो आप सभी जानते हैं कि इससे पहले हमारा जो है 9 दिसंबर को एक प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है पीएसपी, और जो नेक्स्ट बैच है वो 11 जनवरी से शुरू होने वाला है। इससे पहले कि मैं आगे चलूं, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा कि 14 दिसंबर को हमारा फर्स्ट टेस्ट हुआ था और 21 दिसंबर को सेकंड टेस्ट। तो आइए शुरू करते हैं आगे के क्वेश्चंस। और आज की जो सीरीज है वो एनवायरनमेंट की सीरीज है। देखते हैं कि एनवायरनमेंट में आज मिसलेनियस क्वेश्चंस में क्या क्या आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following infrastructure sectors: affordable housing, mass rapid transport, healthcare, renewable energy, and on how many of the above UNOPS sustainable investments in infrastructure innovation initiative focus for its investments। देखिए, ये पर्टिकुलरली एक इनिशिएटिव था यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विसेज का, और बेसिकली इसका जो एम था वो ये था कि इनकरेज करें इन्वेस्टमेंट्स सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में, ताकि एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बन सके और उसके बाद हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम बनेगा उसको अलाइन कर सकें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ। तो वही हमें देखना है कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो देख लेते हैं। पहला है अफोर्डेबल हाउसिंग। जी हाँ, अफोर्डेबल हाउसिंग उसमें इन्वॉल्व था, और अफोर्डेबल हाउसिंग हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भी है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 देखेंगे तो वो उससे अलाइन होता है। नेक्स्ट है आपका मास रैपिड ट्रांसपोर्ट। मास रैपिड ट्रांसपोर्ट में भी कोशिश यही थी कि एमिशंस कम हो, ओवर क्राउडिंग ना हो, एरियाज में कंजेशन ना हो, तो वो भी आपका आएगा, और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 के साथ ये अलाइन भी होता है। नेक्स्ट है हेल्थ केयर। जी हाँ, हेल्थ केयर भी इसमें इन्वॉल्व था, क्योंकि कोशिश ये थी कि रिमोट एरियाज में अंडर प्रिविलेज लोगों को हेल्थ केयर जो है प्रोवाइड की जा सके, उनके लिए हेल्थ केयर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में अगर आप देखेंगे तो हेल्थ एंड वेलबींग वहां पे ही आ जाएगा। और लास्ट था ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी। जी हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी की भी कोशिश लगातार चल रही थी कि इसमें भी इन्वेस्टमेंट की जाए, ताकि एनर्जी क्राइसिस को रिजॉल्व किया जा सके और क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को भी अचीव किया जा सके। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 कहीं ना कहीं इससे भी अलाइन करता है। तो सारे ही इसमें ठीक है, तो आप अगर आंसर लगाएं तो ऑल 4 लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। Consider the following activities: spreading finely ground basalt rock on farmlands extensively, increasing the alkalinity of oceans by adding lime, capturing carbon dioxide released by various industries and pumping it into abandoned subterranean mines in form of carbonated waters. How many of the above activities are often considered and discussed for carbon capture and sequestration? देखिए, इसमें कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। लगातार इसके ऊपर क्वेश्चंस किसी ना किसी फॉर्म में आते ही रहते हैं। तो देख लेते हैं स्टेटमेंट्स क्या है इसकी। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। देखिए, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये एक एग्जांपल है कहीं ना कहीं इनहैंस्ड वेदरिंग का। वेदरिंग तो आप सभी जानते हैं, और इनहैंस्ड वेदरिंग जहां बसाल्टिक रॉक्स की हो रही है, ये कहना चाहता है कि जब बसाल्ट रॉक्स बहुत ज्यादा इरोड हो जाएंगे तो उनके अंदर आप जानते हैं कि सिलिकेट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, वो सिलिकेट मटेरियल डिप हो जाएंगे कहीं एग्रीकल्चर फार्म लैंड्स के ऊपर, और उसके बाद वो सिलिकेट्स रिएक्ट करेंगे आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, और उसी से आपके कैल्शियम कार्बोनेट आयंस बनेंगे। ठीक है, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट आयंस बनेंगे ये हमेशा अच्छे माने जाते हैं स्टोर करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को। तो वही होने वाला है इसमें भी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंक्रीजिंग द अल्कालिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। देखिए, ओशंस अगर बहुत एसिडिफाई हो चुके हैं तो उनके दो चीज बोली जाती है, एक तो लाइम ऐड कर लो या फिर कैल्शियम ऑक्साइड उनमें ऐड कर लो। ठीक है, जिससे उनकी अल्कालिनिटी जो है कम हो जाएगी, और कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम वहीं घूम के बात आ जाएगी कि कैल्शियम कार्बोनेट्स बन जाएंगे, और ये कैल्शियम कार्बोनेट्स अगर बन जाते हैं तो ये फिर से स्टोर करेंगे CO2 को। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू द अबैंडन्ड सबटेरियन माइंस इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। ये बिल्कुल सिंपल सी स्टेटमेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करा जाएगा जो भी इंडस्ट्रीज द्वारा पंपिंग की जाती है, और उसके बाद जो माइंस हैं, जो खाली छोड़ी गई माइंस हैं जिन्हें अब उनमें काम नहीं हो रहा है, उनके अंदर जो है कार्बोनेटेड वाटर की फॉर्म में जो है उन्हें स्टोर कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से ये तीनों स्टेटमेंट ही ठीक है, तो हम कहेंगे ऑल 3 ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले कि आगे चलूं, मैं आपको बता देता हूं कि प्रीलिम सपोर्ट प्रोग्राम जो 9 दिसंबर से शुरू हो चुका है और इसका अगला बैच शुरू होने वाला है 11 जनवरी को, उसके कुछ कंपोनेंट्स और बेनिफिट्स देख लीजिए। एक तो इस पे लगातार हम प्रैक्टिस टेस्ट लेने वाले हैं। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है यूपीएससी पूछता है। मैराथन सेशंस होंगे, लंबे सेशंस। इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम आपको इस तरह से ट्रेन करें कि आप लोग खुद ही पकड़ें
कि कैसे ट्रेंड के ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस किस तरीके से मैं इसके ऊपर प्रिपरेशन अपनी कर सकता हूँ। तीसरा है बुक रीडिंग सेशन। देखिए बुक्स में भी सब कुछ पढ़ना नहीं होता है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको छोड़ना होता है और कुछ होते हैं जिनको पढ़ना होता है, तो फिल्टर आउट करने की एक टेक्निक है, वो बताई जाएगी बुक रीडिंग सेशन में। रिवीजन सेशंस कराए जाएंगे कि जो भी आप अब तक पढ़ चुके हैं लगातार उसकी रिवीजन हो, ताकि वो सब आपको याद रहे, क्योंकि रिवीजन इसमें एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरी की पूरी यूपीएससी एग्जामिनेशन में। सेक्शनल टेस्ट होंगे, चाहे वो पॉलिटी का हो, इकोनॉमी का हो, साइंस एंड टेक हो, एनवायरमेंट हो, उन सभी के टेस्ट होने वाले हैं और इससे पहले बहुत सारी वीडियोस उन सभी के ऊपर भी बन चुकी हैं। फुल लेंथ टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। बेसिकली ये यूपीएससी के पैटर्न पे ही पूरा का पूरा कंडक्ट होगा और इसमें यूपीएससी मिक्स टेस्ट भी होंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सीडीएस, सीएपीएफ या एनडीए के ऐसे आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी के स्टैंडर्ड से मैच भी होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स की रिवीजन होगी अप्रैल 2024 से लेके अप्रैल 2025 तक। सीसैट का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा उन स्टूडेंट्स को जिन्हें लगता है कि मैं सीसैट में बहुत वीक हूँ, मैथमेटिक्स में इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर लॉजिकल रीजनिंग या हाउ टू रीड बिटवीन द लाइंस फॉर द पैसेजेस। पर्सनलाइज मेंटरशिप अवेलेबल होगी, जहां मेंटर्स के साथ आप वन टू वन बात करेंगे, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करा सकते हैं और उसका बैठ के स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कैसे इस एग्जामिनेशन के लिए मुझे अप्रोच करना चाहिए। टेस्ट डिस्कशन, ऑब्वियसली टेस्ट होंगे तो उनका डिस्कशन होना लाजमी है। और लास्ट है आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जो एडुकेमी का है, उसका नाम है प्रयास। तो ये कंडक्ट किया जाएगा और आपकी जो है ऑल इंडिया लेवल्स पे रैंकिंग भी निकाली जाएंगी। इसके अलावा मैं बता दूं जो और कंपोनेंट्स हैं वो ये हैं कि 45% ऑफ स्टूडेंट्स जो एनरोल हुए थे हमारे साथ 2024 में, उन सभी ने जो है एग्जाम क्रैक किया है और 50% क्वेश्चंस जो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आए हैं वो लास्ट टाइम हमने लगभग सभी क्वेश्चंस पीएसपी में किसी न किसी फॉर्म में पूछे थे। अगर आप इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं तो ये आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट led by climate change, agriculture and food security and international research program. The project of CCAFS is carried out under the Consultative Group on International Agriculture Research headquartered in France, and the International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics in India is one of the CGIRA's research centers. Which of the statements above are correct? देखिए ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट है जो उस पर्टिकुलर एरिया में रही, ईयर में रही थी और ये न्यूज में भी था कि क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच जो है वो क्लाइमेट चेंज को देखते हुए जो है अपनाया गया था। और ये जो जिस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोग्राम ने इसको अपने प्रोजेक्ट बना के इंडिया में लेके आया था उसका नाम था क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। ये बिल्कुल ठीक बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। क्लाइमेट स्मार्ट विलेज नाम से पता लग रहा है कि वो विलेजेस हैं ये जहाँ पे कोशिश ये रहेगी लगभग कि कैसे ऐसी जो विलेजेस के अंदर एग्रीकल्चर है या फिर दूसरे जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो उनके साथ जो है आपका कोप अप करना या यूं कह लीजिए कि रेजिलिएंट तरीके से सिस्टम को प्लान करना है। इसमें लगभग शुरुआत पे 100 विलेजेस को अडॉप्ट किया गया था ऑल ओवर इंडिया में। ठीक है, बहुत सारी स्टेट्स थी जहां कहीं 2 कहीं 4 ऐसे करके 100 विलेजेस को अडॉप्ट किया गया था। और ये जो है एक कंसल्टेटिव ग्रुप है जिसका नाम है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च हेडक्वार्टर्ड इन फ्रांस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये एक पर्टिकुलर ग्रुप है जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है और इसके नीचे जो है बहुत सारी एफिलिएट्स हैं जो काम करती हैं। जैसे कि जो थर्ड पॉइंट में दिया गया है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ये एक इसका एफिलिएट ही है जो इसके नीचे इंडिया में रह के काम करता है। इनफैक्ट इंडिया में ही नहीं लगभग 50 नेशंस ऐसे हैं जहां पे इनका ऑफिस आपको मिल जाएगा। एक और चीज आपने इसमें सुनी होगी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसका ऑफिस इंडिया में भी है और वो भी आपका इसी का एफिलिएट है। हाउएवर इसका जो हेडक्वार्टर है वो पर्टिकुलरली फिलीपींस में है, लेकिन ये सब एफिलिएट्स हैं इसी पर्टिकुलर ग्रुप के जिसका नाम है इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है। तो तीनों स्टेटमेंट्स ठीक है, आप लगा सकते हैं 1, 2 एंड 3। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज ब्लू कार्बन? Carbon captured by oceans and coastal ecosystem, carbon sequestered in forest biomass and agriculture, carbon contained in petroleum and natural gas, and carbon present in atmosphere. देखिए इजी क्वेश्चन था। ब्लू कार्बन, ब्लू रेवोल्यूशन, ये सब वाटर से रिलेटेड है। तो ये बस वही है कि इसमें करना क्या है, कार्बन को कैप्चर किया, उसको स्टोर किया और उसको फिर जो है बाद में डाल दिया कहाँ, कोस्टल्स और मैनग्रोव इकोसिस्टम्स के अंदर। तो ये काम जो है कौन करता है बहुत बेहतर तरीके से? अगर आप एग्जाम्पल में देखें तो मैनग्रोव्स बहुत अच्छे तरीके से करेंगे इसको। इसके अलावा सी ग्रासेस, इसके अलावा केल्प फॉरेस्ट, ठीक है, साल्ट मार्शेस। तो ये आपको जो है एक लिस्ट बनानी पड़ेगी कि कौन कौन से इकोसिस्टम्स हैं जो ब्लू कार्बन को कैप्चर कर सकते हैं और कौन बेहतर करता है। क्योंकि यूपीएससी की टेंडेंसी है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो पूछ ले कि किस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ज्यादा कार्बन कैप्चर हो रहा है ब्लू कार्बन का, किस में कम हो रहा है, तो उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना भी आ सकता है। तो सिंपल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए।
चलता हूँ आगे, इससे आगे पहले कि आगे चलूँ, ब्लू कार्बन का एक और मैं बता देता हूँ। जंजीबार, जंजीबार टांजानिया, ये एक बहुत अच्छी केस स्टडी है जहाँ पे इन्होंने ब्लू कार्बन के ऊपर काफी अच्छा काम किया है। टांजानिया में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। जंजीबार टांजानिया की एक केस स्टडी है जिसमें ब्लू कार्बन के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और काफी जो है उन्होंने कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किया है। फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, जो है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर। कंट्रोलिंग द अल्कैलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल, efficient application of rock phosphate and all other phosphatic fertilizer is possible, increased availability of nutrients to plants is possible, and reduction in the leaching of chemical nutrients is possible। देखिए फर्टिगेशन होता क्या है, बेसिकली फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन, जब इन दोनों को कंट्रोल्ड तरीके से आपका अप्लाई किया जाता है तो वो फर्टिगेशन कहलाता है। और इस पर्टिकुलर उसमें एक चीज और देखनी है कि हम वही फर्टिलाइजर यूज करेंगे जो सॉल्यूबल होंगे, जो वाटर सॉल्यूबल होंगे, वही फर्टिलाइजर्स को इसमें यूज किया जाता है। तो पहला है कंट्रोलिंग द अल्कैलिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास वाटर है और आपको पता है कि किस तरीके से उसका डोज प्रोवाइड करना है सॉइल को, तो आप उसकी अल्कैलिनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि पर्टिकुलर सॉइल में एसिडिटी हमें ज्यादा चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप जो है सल्फर वाले एसिड्स यूज करेंगे, फर्टिलाइजर यूज करेंगे जिसमें ज्यादा एसिड होती है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ऑलरेडी इसके अंदर एसिडिटी है, हमको उसकी अल्कैलिनिटी कंट्रोल करनी है या उसकी वो लाइम या कुछ और ऐड करना है, जैसे गुजरात और राजस्थान का जो सॉइल है वहां पे अल्कैलिनिटी ही ज्यादा रहती है, तो वहां करना क्या है, वहां हमें एसिडिटी वाले फर्टिलाइजर यूज करने होंगे, तो हम इससे अल्कैलिनिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल अदर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज पॉसिबल। देखिए रॉक फॉस्फेट का एफिशिएंट यूज नहीं हो सकता क्योंकि रॉक फॉस्फेट जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस फर्टिगेशन प्रोसेस में वो वाले फर्टिलाइजर यूज करने होंगे जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो रॉक फॉस्फेट वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो इसलिए इसको मैं कट कर देता हूँ, सेकंड पॉइंट नहीं आएगा। अगर सेकंड को मैं हटाता हूँ तो आप देखेंगे तो ये गया, ये गया और ये गया, ऑप्शन बचा सी, ठीक है। फिर भी दूसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स इज पॉसिबल। ऑब्वियसली फर्टिगेशन का जो सबसे जो मैं कहूंगा आउटकम है वो ये है कि बहुत ही प्रिसाइज इरिगेशन हम इसमें कर सकते हैं। अगर हमें चाहिए कि हम न्यूट्रिएंट सीधा रूट जोन में ही जाए तो वो रूट जोन में ही जाएंगे, क्योंकि डोज और जो टेक्निक है वो आपके हाथ में है कि कितना आपको डालना है, कितना उसमें वाटर करना है, ठीक है। तो ये बिल्कुल ठीक है। रिडक्शन इन द लीचिंग, लीचिंग भी कम हो जाएगी क्योंकि लीचिंग तब होती है जब बहुत ज्यादा वाटर अप्लाई हो जाता है, लेकिन जब हम इसमें कंट्रोल्ड तरीके से वाटर अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो लीचिंग का जो है सवाल ही नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। आगे चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर ensuring environmental sustainability or to reduce the carbon footprints। ठीक है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं और पूछा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो हमें ये देखना है कि कौन से रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में कार्बन फुटप्रिंट्स का जो रिडक्शन है वो कम कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉपर स्लैग, देखिए कॉपर स्लैग एक बाय प्रोडक्ट है जो कॉपर रिफाइनरी से ऑब्टेन होता है। पिछले कुछ सालों में कॉपर स्लैग का यूज लगातार हुआ है और इनफैक्ट गुजरात और महाराष्ट्र कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हुआ है कॉपर स्लैग का अपनी रोड बनाने में। सेकंड पॉइंट है आपका कोल्ड मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी। देखिए एस्फाल्ट का भी बहुत यूज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, स्पेशली रोड्स की बनाने में। और मैं एक नितिन गडकरी जी जो है हमारे यहाँ के मिनिस्टर हैं, उनकी मैं एक इंटरव्यू भी सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैं एस्फाल्ट का यूज कर रहा हूँ रोड्स बनाने के लिए, और खासकर उन रोड्स के लिए जहाँ पे कंजेशन कम होता है, रूरल रोड्स के लिए। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में यही चीज यूज की जा रही है, तो ये भी आप लगा लीजिए। जियो टेक्सटाइल, जियो टेक्सटाइल्स बेसिकली क्या है कि ये ऐसी मैट या यूं कहिए कालीन जैसी एक लंबी चीजें होती हैं जो आपका जूट या नेचुरल फाइबर से बनती है, तो ये भी लगातार यूज की जा रही है रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में, और काफी जगहों पे विदेशों में तो काफी पहले से देखा जा गया है इसका यूज। तो ये भी एक अच्छी वो मानी जाती है कि क्योंकि इसमें जूट फाइबर और ये सब यूज हो रहा है तो वहां पे कार्बन एमिशन ऑब्वियसली कम ही होंगे। हॉट मिक्स एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी का एक इशू ये है कि एस्फाल्ट टेक्नोलॉजी में जब हॉट मिक्स लिखा हुआ है तो इसको बहुत हाई लेवल पे, हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है, और जब ये बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट करना पड़ता है तो इसमें बहुत एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगती है तो कार्बन एमिशन होते हैं, तो इसीलिए जो है हॉट मिक्स एस्फाल्ट को इससे आउट रखा गया है, ये इसमें नहीं आता है। पोर्टलैंड सीमेंट, जिसे चूना पत्थर भी बोल देते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट को बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव प्रोडक्ट है ये, बहुत एनर्जी लगती है, और बहुत एनर्जी लगती है तो इसका भी कार्बन एमिशन निकलते ही निकलते हैं, तो पोर्टलैंड सीमेंट भी इसमें जो है नहीं आएगा। तो बचे हुए जो पॉइंट्स हैं वो है 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलता हूं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, यूएन मैकेनिज्म टू असिस्ट कंट्रीज ट्रांजिशन टवर्ड्स ग्रीनर एंड मोर इंक्लूसिव इकोनॉमीज इमर्जेड।
देखिए सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं। एक पर्टिकुलर यूएन बेस्ड मैकेनिज्म था जिसमें कोशिश ये की गई थी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिशन कर सकें रिन्यूएबल्स की तरफ। तो ये कहाँ हुआ यही बताना है। वो रियो डे जेनेरियो में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था 2012 में। तो ये वहीं पे जो है डिसाइड किया गया था। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 8। मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल फ्लो इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय। ये भी एक क्लाइमेट न्यूट्रल फ्लो मोमेंटम फॉर चेंज एक इनिशिएटिव था जिसमें कोशिश ये थी कि कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करें। हालांकि कोई टारगेट्स फिक्स नहीं किए थे। उसी के ऊपर है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज सेक्रेटरीट पे हुआ था। ठीक है, कुछ खास इसमें है नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, विद रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं इस पर्टिकुलर ग्लोबल अलायंस को लेके। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो है गैक्सा इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पेरिस में जो समिट हुआ था उसमें नहीं हुआ था। इनफैक्ट उससे एक साल पहले 2014 में न्यूयॉर्क में समिट हुआ था और वहां पे जो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट समिट एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। मेंबरशिप ऑफ गैक्सा डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस। ये बिल्कुल ठीक बात है, कोई बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस किसी के ऊपर नहीं है। हालांकि कि बहुत कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनकी जो है बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस है, लगभग सभी की वॉलंटरी है। तो आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा कि कौन कौन से हैं जिसमें बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली जब भी ऐसी स्टेटमेंट पूछी जाती है तो उसका यही होता है कि बाइंडिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे बाइंडिंग नहीं था, तो ठीक है। इंडिया वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएशन ऑफ गैक्सा। देखिए इंडिया क्रिएशन में इतना इंस्ट्रूमेंटल नहीं रहा था, हाउएवर इंडिया ने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया पूरी की पूरी इंप्लीमेंटेशन करने में कि कैसे क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को मैं अचीव कर सकता हूँ, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैसे किया जा सकता है, कैसे जो है एमिशन रिड्यूस किया जा सकता है। लेकिन क्रिएशन में इंडिया नहीं था इन्वॉल्व इनके साथ। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो करेक्ट है। आगे चलता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 10। विद रेफरेंस टू द सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर the concept of conservation agriculture assumes significance, and which of the following fall under the conservation agriculture: avoiding the monoculture practice, adopting minimum tillage, avoiding the cultivation of plant-adjacent crops, using crop residues to cover soil surface, and adopting spatial and temporal crop sequencing, crop rotation। देखिए ये बताना है कि कंजर्वेशन एग्रीकल्चर क्या कौन कौन से कंपोनेंट हैं। अगर आप देखें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है, दो तीन चीजें हैं उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ये कि सॉइल डिस्टर्बेंस नहीं करनी है। ठीक है, सॉइल को डिस्टर्ब भी नहीं करना है, मतलब कि टिलेज टिलेज जिसे जोतना भी बोलते हैं वो नहीं करना है, या फिर यूं कहिए नो टिलेज या फिर मिनिमम टिलेज। दूसरी चीज है आपका कि क्रॉप रोटेशन पे इनका ध्यान है कि क्रॉप रोटेशन की जाए। तीसरी चीज है आपका जो है कि रेसिड्यू क्रॉप्स, कि क्रॉप्स का जो है एक रेसिड्यू के तरह जो उनका जो होता है वो इस्तेमाल किया जाए फील्ड के ऊपर। तो देख लेते हैं एक एक करके। अवॉइडिंग द मोनोकल्चर प्रैक्टिस, देखिए ये बिल्कुल गलत बात है, ये अवॉइड नहीं करता, इनफैक्ट ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है। क्योंकि जब आप टिलेज यानी कि सॉइल को टिल ही नहीं करेंगे तो उसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है उन क्रॉप्स की ग्रो हो जाने की जो ऑलरेडी वहां पे पहले से ग्रो किए जा रहे हैं। जैसे कि राइस की जो डायरेक्ट सीडिंग की जाती है, डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, वो पॉसिबल तभी है जब आपका ज्यादा टेलिंग उसके अंदर ना हुई हो। तो मोनोकल्चर प्रैक्टिस को तो कहीं ना कहीं लिमिटेड लेवल पे इंकरेज ही कर रहा है। अडॉप्टिंग मिनिमम टिलेज, ये मैंने बता दिया कि टिलेज नहीं होनी चाहिए, तो ये पॉइंट ठीक है। अवॉइडिंग द कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप, ऐसा भी कुछ इसमें नहीं है कि प्लांटेशन क्रॉप्स को ना किया जाए। इनफैक्ट मोनोकल्चर वाला पॉइंट जो है वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए आ सकता है, लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए नहीं। वहीं ये कल्टीवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप जो है ये भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए आ सकता है, लेकिन कंजर्वेशन एग्रीकल्चर में ये फिट नहीं होता। यूजिंग द क्रॉप रेसिड्यूज टू कवर सॉइल सरफेस, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्रॉप रेसिड्यूज को यूज करना चाहिए सॉइल सरफेस के लिए। जैसे आप देखेंगे कि पंजाब हरियाणा में स्टबल बर्निंग का बहुत इशू रहता है और उसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन भी रहता है। तो ये वहां पे काम आता है कि क्रॉप रेसिड्यूज जो भी आपका स्ट्रॉ या क्रॉप रेसिड्यू राइस से निकला है उसको लगातार यूज किया जाए सॉइल सरफेस के ऊपर। इनफैक्ट पंजाब में एक यूज भी हो रही है मशीन जिसका नाम है हैप्पी सीडर मशीन। ये हैप्पी सीडर मशीन जो है आपका इनेबल करती है फार्मर्स को कि वो यूज कर सके इन रेसिड्यू को एग्रीकल्चर फील्ड्स के ऊपर। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट है आपका अडॉप्टिंग द स्पेशल एंड टेम्पोरल क्रॉप सीक्वेंसिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मैं पहले बता चुका हूं कि क्रॉप रोटेशन या फिर इंटर क्रॉपिंग ये इंपॉर्टेंट है इस पूरे प्रोसेस का। जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर है इसमें इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो आप लगा सकते हैं कि 2, 4 और 5, 2, 4, 5 मतलब आंसर सी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज की जो वीडियो खत्म हुई। इससे पहले कि मैं इसको खत्म करूं मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि प्लीज इन सब पीवाईक्यूज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दीजिए, और जिन जिन टॉपिक्स पे हमने आज डिस्कशन किया है अगर आप ये अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इनका जो लिंक है वो नीचे पोर्टल में दिया गया है। इनफैक्ट इसके अलावा कुछ और भी डिटेल अगर आपको मिलती है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर को लेकर, ऐसा नहीं है कि सब यही 4-5 पॉइंट्स इनफ होंगे आपके लिए। कंजर्वेशन एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर लगातार क्वेश्चन आते रहे हैं। आपको खुद से जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अलावा ढूंढनी होगी, कहीं और कोई प्रैक्टिस चल रही हो, कहीं बहुत सक्सेस हुआ अपने एग्रीकल्चर, तो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर से हाजिर होंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।